दोस्तों आज हम जिस मूवी की कहानी सुनने वाले हैं उस मूवी का नाम है टॉक टू मी। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि एक घर की तरफ तेजी से बढ़ता है। उस घर में पार्टी चल रही थी, बहुत सारे लोग थे। ये जाता है और अपने छोटे भाई डकैत को वहां खोजता है। बहुत लोगों से जब ये पूछता है कि डकैत को क्या तुमने देखा, तो सभी कहते कि नहीं। उन्हीं में से एक ने बताया कि हाँ, तुम्हारा भाई कमरे में है जिसने अपने आप को बंद कर लिया है और तुम जाओ उसे संभालो। ये जाता है और गेट को नॉक करता है, पर उसका भाई कहता है कि सब मुझे अकेला छोड़ दो। पर इसका भाई नहीं मानता। वो उस गेट को जोर जोर से धक्का मारता है और धक्का मार करके वो तोड़ देता है। वो जैसे ही उस रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि उसका भाई बेड पर बैठा हुआ है और उसके पीठ में बहुत सारे खरोच के निशान हैं और वो ये बोल रहा है कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। वो जाता है, अपने भाई को पकड़ता है और बोलता है तुम चलो यहाँ से। वो कहता है कि भाई क्या तुम्हें डैड दिखाई दे रहे हैं? वो कहता है कि हमारे डैड मर चुके हैं। उसके बाद वो अपने छोटे भाई को उस कमरे से बाहर लेकर आने लगता है। जैसे ही वो उसे बाहर लेकर आता है तो देखता है कि बाकी सारे लोग अपना फोन ऑन करके इन दोनों का वीडियो बना रहे थे। उसके भाई को ये पसंद नहीं आता है। वो सभी को बोलता है कि आप प्लीज अपना फोन ऑफ कर दीजिए। इतने में उसका जो छोटा भाई था उसके हाथ में एक चाकू था। वो चाकू वो अपने बड़े भाई के सीने में मार देता है। ये देखकर बाकी सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस चाकू से अपने सर में मार लेता है और वो वहीं मर जाता है। दोस्तों ये कहानी का एक फ्लैशबैक है। इसके बाद कहानी शुरुआत होती है। कहानी शुरुआत होती है मिया नाम की एक लड़की से। एक लड़की जो एक बिल्डिंग के बाहर एक टेबल पर बैठी हुई है और वो अपने कान में हेडफोन लगाई हुई है और एक वीडियो देख रही है। वीडियो उसकी माँ का है। उसकी माँ जो 2 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। अब वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती थी। इसलिए वो हमेशा उनका वीडियोस देखा करती थी और उनकी आवाज़ सुना करती थी। इसके बाद मिया अपने घर जाती है, अपने घर में जाकर खाना बनाती है। इस दरमियान उसके डैड आते हैं। डैड मिया से पूछते हैं कि मिया कैसी हो, तुम्हारा दिन कैसा रहा? पर मिया कुछ अच्छे ढंग से जवाब नहीं देती। वो बस हाँ और ना में उन्हें आंसर करती है। इतनी ही देर में एक कॉल आता है। एक कॉल जो कि आता है रायली का। अब ये रायली कौन है? रायली मिया के दोस्त जेड का छोटा भाई था, जो स्कूल से कॉल करता है मिया को। वो इसलिए क्योंकि जेड उसे लेके आने वाली थी स्कूल से घर, मगर जेड वहां पहुंचती नहीं है। तो वो मिया को कॉल करके बुलाता है। रायली अपने दोस्त के साथ सड़क किनारे मिया का इंतजार कर रहा था। मिया गाड़ी लेकर जाती है रायली के पास, रायली को पिक करती है। उसके बाद वो उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाती है। गाड़ी में थोड़ी देर आगे जाने के बाद ये दोनों काफी लाउड म्यूजिक बजाकर दोनों एंजॉय करते हैं, दोनों गाना गाते हैं। लेकिन अचानक मिया देखती है कि सड़क किनारे कुछ पड़ा हुआ है। वो अपनी गाड़ी को रोकती है और जब बाहर निकलती है तो देखती है कि एक कंगारू काफी जख्मी हालत में सड़क किनारे है और वो करा रहा है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। रायली भी कार से निकलता है और जाकर के देखता है। रायली बोलता है कि मिया इमरजेंसी में कॉल कर दो, पर मिया कहती कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। तब रायली उसे कहता है कि कम से कम हम इसे इसके दर्द से आजाद कर सकते हैं। यानी रायली मिया को यह कह रहा था कि हम इसे मार देते हैं ताकि ये जो तड़प रहा है इसकी तड़प खत्म हो जाए। मिया कहती है कि ठीक है। इसके बाद दोनों कार में जाकर बैठते हैं। मिया सोचती है कि कार उस पर चढ़ा दो, लेकिन मिया ऐसा करती नहीं है। वो उस कार को उसके बगल से निकाल करके लेके चली जाती है। रानी कहता है कि हम उसे उसके दर्द से आज़ाद कर सकते थे, पर मिया ऐसा करना नहीं चाहती थी। इसके बाद ये दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं रायली के, जहां पर मिया की दोस्त जेड भी थी। जाकर ये जेड से मिलती है, दोनों आपस में बातें करती है। उसके बाद जेड अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से बात करने लगती है और मिया उसके छोटे भाई रायली के साथ बैठ करके उसका होमवर्क पूरा करने लगती है। इसके बाद मिया जेड के पास आती है और जेड को एक ग्रुप चैट दिखाती है। एक चैट जिसमें एक अजीब सा वीडियो था। एक लड़की अजीब सी हरकतें कर रही थी, थोड़ी डरावनी सी। पर ये जो ग्रुप चैट था ये सभी जेड के दोस्त थे, मिया के नहीं। मिया बस नई नई उस ग्रुप में ऐड हुई थी। ग्रुप चैट में जो लड़की अजीब से हरकत कर रही थी, मिया ये जानना चाहती थी कि आखिर ये लोग करते क्या है। उसी रात ये सभी पार्टी के लिए मिलने वाले थे, पर जेड आज जाना नहीं चाहती थी। पर मिया रिक्वेस्ट करती है कि यार चलो प्लीज, मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। पर जेड फिर भी मना करती है। तब मिया कहती है देखो वहाँ डैनियल भी आने वाला है, डैनियल जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। तो जेड मान जाती है। वो बोलती है ठीक है, मैं थोड़ी देर डैनियल से बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ। इसके थोड़ी देर बाद जेड की मॉम आती है।
जेड की मॉम और मियाँ में अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध इसलिए क्योंकि उसकी मॉम जानते थे कि मियाँ की जो माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है। जेड की माँ मियाँ को अपनी बेटी की तरह मानती थी। वो थोड़ी देर उनसे बात करती है। उसके बाद रात में जेड अपनी माँ से परमिशन लेती है और पार्टी के लिए निकलती है। पर जब पार्टी के लिए निकलती है तो साथ में उसका छोटा भाई भी था। जेड उसे मना करती है कि मियाँ इसे लेकर के मत जाओ। बट रायली कहता है कि अगर तुम मुझे ले करके नहीं जाओगी तो मैं मॉम को ये बता दूंगा कि तुमने मुझे स्कूल से पिकअप नहीं किया बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी। जेड कहती है कि देखो ऐसा मत करना। पर रायली कहता है कि अगर तुम मुझे ले करके नहीं गई तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो फिर जेड मान जाती है। तो जेड, मिया और रायली तीनों पार्टी के लिए निकलते हैं। इसके बाद तीनों पार्टी में पहुंचते हैं। वहां डैनियल भी आया हुआ था। सभी मिलते हैं, बातें करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं। इसके बाद ये सभी एक गेम खेलते हैं। इनके पास एक हाथ था, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। अब बात यह थी कि सबसे पहले कौन जाएगा। बाकी और भी लोग थे पर मियाँ कहती है कि मैं करूंगी। सभी बोलते हैं कि ठीक है। इसके बाद मियाँ को एक चेयर में बैठाया जाता है। उस चेयर को बांध दिया जाता है पर उसके हाथों को नहीं, और 90 सेकंड का टाइमर सेट किया जाता है और एक मोमबत्ती जलाई जाती है। अब ये गेम ये था कि जब वो उस हाथ से हाथ मिलाएगी तो उसके सामने एक आत्मा आएगी, और जब वो हाथ छोड़ देगी और मोमबत्ती को बुझा दिया जाएगा तब वो आत्मा चली जाएगी। ये गेम बस 90 सेकंड तक चलने वाला था। सब कुछ रेडी हो जाता है। मियाँ जैसे ही हाथ से हाथ मिलाती है और कहती है टॉक टू मी, तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। मियाँ यह देख कर डर जाती है और तुरंत हाथ को छोड़ देती है। बाकी सब हंसने लगते हैं। मियाँ कहती है कि ये क्या था, वहां कोई आदमी बैठा हुआ था। फिर सबको हंसते हुए देखती है तो कहती है कि मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ। सभी कहते हैं कि ठीक है, प्रूफ करो। सभी मियाँ का वीडियो बना रहे थे। मियाँ फिर से बैठती है और उसके हाथ से हाथ मिलाती है। इस बार उसके सामने एक भयानक सी औरत आती है। मियाँ उसे देख भी नहीं पा रही थी, पर सबके कहने पर वो कहती है कि आओ मुझ में समा जाओ। ऐसा कहते ही वो कुर्सी में स्थिर बैठ जाती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है। सभी उसके तरफ देख रहे थे। फिर मियाँ कहती है कि वहां खड़ा है वो लड़का, वो तुम सबको मार डालेगा। सभी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे कि अचानक दरवाजा खुल जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। जेड ये देखकर डर जाती है और बाद में बाकी सभी लोग डर जाते हैं। तभी 90 सेकंड पूरा हो जाता है। सभी ने जॉस को हाथ को निकाल लेने के लिए कहा। वो मियाँ से हाथ को खींचता है पर वो हाथ झटक देती है और बार बार कहती है कि वो तुम लोगों को मार डालेगा, जिसे सुनकर सभी डर जाते हैं। फिर सब मिलकर उस हाथ को मियाँ से अलग करने की कोशिश करते हैं और मियाँ वो हाथ छोड़ देती है और तभी कैंडल को बुझा दिया जाता है। सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं और तभी मियाँ हंसने लगती है और कहती है कि ये कमाल का है। तब सबकी जान में जान आता है। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। आज घर जाने के बाद रायली अपने रूम में सोने से डर रहा था क्योंकि वो सारी जो चीज़ें थी उसके दिमाग में घूम रही थी। वो अकेले सोना नहीं चाहता था। तो वो जेड के पास जाता है सोने के लिए, पर जेड उसे मना करती है, कहती है कि अब तुम बच्चे नहीं हो। इसके बाद रायली मियाँ के पास जाता है। आज मियाँ उसके घर पर ही थी। रायली मियाँ के पास बैठता है और पूछता है कि आज तुम्हें कैसा लगा। मियाँ कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा जैसे कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ और सभी चीज़ों को देख सकती हूँ। फिर रायली ने पूछा कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी। तब मियाँ ने बताया कि शायद उन्होंने गलती से बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी। अगली सुबह जब पापा ने उनका रूम खोलना चाहा तो वो खुल नहीं रहा था क्योंकि दूसरी तरफ माँ थी और उनके दरवाजे पर नाखून के निशान थे। ये बात सुनते सुनते रायली सो जाता है। अगले दिन जेड, मिया और डैनियल कॉलेज जाते हैं अपने दोस्त हेली के पास। हेली के पास वो हाथ था। जेड बोलती है कि क्या आज हम मिल सकते हैं, क्योंकि डैनियल उस हाथ को आज ट्राई करना चाहता है। हेली कहती है कि ठीक है। इस बार ये सब जेड के घर पर मिलने वाले थे क्योंकि उसकी माँ ऑफिस जाती है और तब उसका घर खाली रहता है। सब कुछ तय हो जाता है। सब जेड के घर पहुंच जाते हैं। हालांकि उसकी माँ इस बात से गुस्सा करती है। उन्हें लगता है कि ये सब पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं। वो सबको डांटती है पर सभी कहते हैं कि हम यहाँ कोई पार्टी नहीं करेंगे। इसके बाद जेड की माँ ऑफिस चली जाती है और खेल शुरू होता है। इस बार डैनियल कुर्सी पर बैठता है। वो हेली से पूछता है कि तुम्हें यह हाथ कहाँ से मिला। जॉस कहता है कि यह हाथ किसी पागल का हाथ है
जिसे भूत दिखते थे, तो लोगों ने उसका हाथ काट कर उसमें सीमेंट का प्लास्टर लगा दिया। किसी ने कहा कि यह किसी पुजारी का हाथ है और एक हाथ एक जगह पर है और दूसरी हाथ दूसरी जगह पर। और इन बातों के बीच गेम शुरू होता है। सभी उसका वीडियो बना रहे थे। जब डैनियल कहता है टॉक टू मी, तो पहली बार वो डर जाता है, पर फिर वो कहता है कि मुझ में समा जाओ। और जैसे ही आत्मा उसके अंदर जाती है वो बदल जाता है, उसकी आंखें बदल जाती है। वो जेड यानी अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारा छूना उसे पसंद नहीं, तुमसे घिन आती है, जबकि जेड उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर डैनियल मिया की तरफ देखता है और ऐसी हरकतें करता है जैसे कि वो उसे किस करना चाहता हो, पर मिया हंस रही थी। और फिर डैनियल जमीन पर गिर जाता है और जेड का कुत्ता आकर उसे किस करने लगता है और डैनियल भी कुत्ते को किस करने लगता है। सभी इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। तभी जेड उसके हाथ को डैनियल से अलग कर लेती है और मोमबत्ती को बुझा देती है और डैनियल तब होश में आ जाता है। वो सभी पर गुस्सा करता है और कमरे के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी बारी बारी से उस हाथ को ट्राई करते हैं। सभी को ये करने में बहुत मज़ा आ रहा था। सबको ऐसा करते हुए देखकर रायली को भी मन करता है कि मैं भी ये करूँ। वो जेड को कहता है, पर जेड उसे मना करती है, ये कहकर कि तुम अभी छोटे हो। पर रायली नहीं मानता। वो जेड पर गुस्सा करने लगता है। फिर वो मिया को मनाने की कोशिश करता है, पर मिया भी नहीं मान रही थी। पर रायली के बार बार बोलने के कारण वो रेडी हो जाती है, पर वो कहती है कि बस 50 सेकेंड। वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद रायली उस हाथ के सामने बैठता है और कहता है टॉक टू मी, और फिर मुझ में समा जाओ। टाइमर चालू था। बस 50 सेकेंड रायली का चेहरा बदल जाता है। वो जोर जोर से सांस लेने लगता है और ऊपर देखने लगता है और फिर अचानक बोलना शुरू करता है एक औरत की आवाज़ में, और वो ये कि मियाँ, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, कभी भी नहीं। मैं कभी तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये कहकर वो चुप हो जाता है। 50 सेकेंड पूरे हो गए थे। सभी ने कहा कि हाथ को इससे अलग कर दो, पर मियाँ ने कहा कि नहीं, रुको, ये मेरी माँ है। टाइम बढ़ता जा रहा था। तभी रायली अपना सर टेबल पर दे मारता है। उसे बहुत चोट लग जाती है। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। वो 2-3 बार फिर अपना सर टेबल पर मारता है। उसे बहुत चोट लग जाती है। सभी हाथ को उससे अलग करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। पर फिर जेड उस कमरे में आती है जो गुस्सा कर वहां से चली गई थी। वो रायली को उस हालत में देखकर सबको रोकने के लिए कहती है, सबसे हेल्प मांगती है। सब किसी तरह से उसका हाथ उससे अलग कर पाते हैं, पर अब मामला बहुत बिगड़ चुका था। रायली बुरी तरह से जख्मी हो गया था। कुछ देर में वहां पुलिस आ जाती है। जेड अपनी माँ को कॉल करके बुला लेती है। पुलिस सभी लोगों का बयान लेती है और रायली को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जेड और उसकी माँ हॉस्पिटल चली जाती है और मिया अपने घर चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसके डैड को इस हादसे के बारे में मालूम चल जाता है। वो मिया से इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, पर मिया उनसे बात नहीं करती है। मिया को ऐसा लगा कि डैड ने मॉम के मौत के बारे में पूरा सच उसे नहीं बताया है। इसके अगले दिन मिया रायली को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है, मगर जेड उसे रायली से मिलने के लिए मना करती है, क्योंकि मिया ये होने से रोक सकती थी। मगर उसने ऐसा नहीं किया, पर वो फिर भी रायली से मिलना चाहती थी। पर जेड की माँ ने भी उसे रायली से मिलने के लिए मना कर दिया। डैनियल भी उस वक्त हॉस्पिटल में ही था। मिया जब परेशान होकर कमरे से बाहर चली जाती है तो वो देखती है तो उसे दूर शीशे में अपनी माँ दिखाई देती है। वो उसके पीछे पीछे जाती है और उसने देखा कि उसकी माँ अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर लेती है। वो चिल्लाती है। वो अपनी माँ को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। फिर वो दरवाजे को ढकेल कर गेट को खोलती है, पर अंदर कोई नहीं था। वो डर जाती है और जब वो डर की हालत में वापस आ रही थी तब डैनियल उसे देख लेता है। डैनियल को लगा कि शायद उसे मदद की ज़रूरत है। उसने मिया से जाकर के बात की। उसके बाद वो उसे गाड़ी में बैठाकर घर छोड़ने के लिए जाता है। डैनियल मिया से कहता है कि मैं यहाँ हूँ, इस बारे में डैड को नहीं पता है। मिया डैनियल को बोलती है कि क्या तुम आज की रात मेरे साथ रुक सकते हो। डैनियल थोड़ा हिचकता है, क्योंकि वो कहता है कि जेड के लिए ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। पर मिया कहती कि यार हम लोग दोस्त हैं और हम कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं।
मिया कहती है मैं ये बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आज की रात रुको, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। डैनियल उसकी बात को समझता है। उसके बाद वो मिया के घर चला जाता है। मिया के घर जाने के बाद दोनों बेड में बैठ करके कुछ देर अपने बचपन को याद करते हैं। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। डैनियल सो गया था। मिया उसके अपोजिट सोई हुई थी, अपोजिट यानी उसके पैर की तरफ। मगर मिया अभी सोई नहीं थी। मिया अपने फ़ोन में अपने मॉम के पुरानी वीडियोस देख रही थी और वीडियोस देखते देखते वो डैनियल के पैर की तरफ अपना सर रखकर सो जाती है। सोने के बाद मिया सपना देखने लगती है और सपना ये था कि वो डैनियल के साथ थी। मिया कहीं ना कहीं डैनियल को प्यार करती थी बचपन से, मगर डैनियल जेड से प्यार करता था। अब सपने में मिया और डैनियल एक दूसरे को किस करते हैं और गले लगाते हैं। उस सपने में ही मिया अपनी माँ को भी देखती है। उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके डैड उसके पास बैठे हुए थे। ये देखकर वो डर जाती है और उसकी आँख खुल जाती है। अब डैनियल सोया हुआ था, मिया अपने बेड पर बैठी हुई थी। पर जब वो बेड पर बैठी हुई थी तो उसकी नज़र उस कमरे में एक कोने पर जाती है। उसे ऐसा लगा कि कोने में शायद कोई बैठा हुआ है। अब वहाँ पर एक बूढ़ी और एक गद्दी शक्ल की औरत बैठी हुई थी, जो घुटनों के बल चल करके मियाँ के करीब आने लगती है। मियाँ के जब वो करीब आती है तो मियाँ उठ करके बेड से हटकर वो कमरे के दूसरे कोने पर चली जाती है। ये जो बूढ़ी औरत थी वो डैनियल के पास चली जाती है और डैनियल का पैर चाटने लगती है। मियाँ जोर जोर से आवाज़ लगाती है डैनियल को कि डैनियल उठो। डैनियल अचानक से उठता है और देखता है कि वो बूढ़ी औरत नहीं बल्कि मियाँ खुद उसका पैर चाट रही थी। वो ये देखकर शॉक हो जाता है। मियाँ अपने होश में नहीं थी और अचानक से मियाँ को जब ये एहसास होता है कि वो डैनियल का पैर चाटती है, उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो डैनियल को समझाने की कोशिश करती है मगर डैनियल कुछ भी नहीं सुनता है। वो उसे कमरे में अकेले छोड़ करके चला जाता है। मियाँ को अपने इस हरकत पर बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप को इस बात के लिए मारती भी है और उसे अफसोस भी होता है। वो अपने इस हरकत पर रोती है। रोने के बाद वो उस हाथ को निकालती है, वो हाथ जो रायली के उस घटना के बाद मियाँ ने उसे अपने पास रखा था। मियाँ उस हाथ को निकालती है, मोमबत्ती जलाती है, उस हाथ से हाथ मिला करके कहती है कि माँ प्लीज़ टॉक टू मी। उसके बाद उसके सामने उसकी माँ आकर बैठ जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि क्या तुमने अपनी जान ली? तब उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये सुनकर मियाँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ मियाँ को कहती है कि बेटा रायली को बचा लो। उसके बाद वो अपने माँ के साथ सो जाती है। रायली बार बार अपने आप को चोट पहुंचा रहा था। जेड और सारे दोस्त एक बार मिलते हैं। इन सभी को पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि उस पार्टी में जो वीडियो था उसमें ये दिख रहा था कि रायली ने खुद को चोट पहुंचाया। जब ये सारे लोग बात कर रहे थे तब मियाँ कहती है कि क्या तुम लोगों को कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती है? सभी ने कहा कि इसका क्या मतलब है? तब उसने कहा कि मुझे मेरी माँ हॉस्पिटल में दिखाई दी और डैनियल ने भी उसे देखा। तब उसने डैनियल का नाम ले लिया। उसने भी कहा कि हाँ, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से मियाँ बता रही है। तब सबने कहा इसका क्या मतलब है? तब उसने बताया कि मैं निया के घर पर रुका हुआ था और मैंने देखा कि निया मेरा पैर चाट रही है। ये सुनते ही सबसे पहले जेड बोलती है कि तुम उसके घर पर रुके क्यों? ये सुनते ही वो गुस्सा हो गई, पर मियाँ ने कहा कि वो मैंने कहा था इसलिए। उन लोगों में थोड़ी बहस होने लगती है। सभी ने फैसला किया कि इस हाथ को हमने जिससे लिया है उससे बात किया जाए तो शायद इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकल सके। दोस्तों, आपको डकैत का नाम याद होगा। जब ये कहानी शुरू हुई थी, जिसके छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मारने की कोशिश की थी, उसका बड़ा भाई हमले में बच गया था। ये सभी जाते हैं और एक बस स्टैंड में उससे मिलते हैं, पर उसे इन लोगों को देख करके अच्छा नहीं लगता। पर जब उसे पता चलता है कि उन्होंने ये किसी बच्चे को करने दिया है तो जॉस को बहुत बुरा भला बोलता है। पर डिया उसे समझाती है कि उसने भी किसी को खोया है और वो उसके दर्द को समझ सकती है। तब कहीं जाकर उसने बताया कि उसके अंदर आत्मा चली गई है, उसे बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। ये सुनकर जेड गुस्से से बस से बाहर निकल जाती है और उसने उसे कहा भी कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तुमने उस आत्मा को 2 मिनट तक रुकने का मौका दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सोने की कोशिश भी की।
पर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी निया ने कहा कि हो सकता है कि हमने उस दिन कैंडल को नहीं बुझाया था और इसलिए शायद आत्मा उसके शरीर से बाहर नहीं निकली और इसलिए हमें फिर से वो करना होगा। इस बार कैंडल को बुझा देंगे। उसकी बात सुनकर सभी को लगा कि फिर से, पर निया ने कहा कि हाँ, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठ नहीं सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। जेड को लगा कि ठीक है। फिर जेड, निया और डैनियल हॉस्पिटल जाते हैं और उस प्रोसेस को फिर से करते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं, रायली का हाथ उस पर रखते हैं और फिर मोमबत्ती को बुझाते हैं, पर रायली हिलता भी नहीं है। निया ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, पर यह हो सकता है कि रायली की आत्मा यहीं पर हो। मैं ट्राई करती हूँ और मैं रायली की आत्मा से बात करने की कोशिश करती हूँ। जेड ने उसे ऐसा करने से मना किया, पर निया नहीं मानी। वो मोमबत्ती जलाकर उस हाथ को पकड़कर उससे कहा कि रायली, टॉक टू मी। और तभी उसके सामने एक बच्ची आती है। निया कहती है कि क्या तुम रायली हो? पर वो कुछ नहीं बोलती। फिर ये कहती है कि क्या तुम मुझे उसके पास लेके जा सकती हो? तब वो लड़की कहती है कि मुझ में समा जाओ। और तभी है कि बहुत सारी आत्माएं रायली को पकड़े हुए हैं और उसे जाने नहीं दे रही है। ये देखकर तुरंत निया होश में आ जाती है और रोने लगती है और ये भी कहती है कि ये लोग रायली को नहीं छोड़ेंगे, वो सब मिलकर उसे तकलीफ दे रहे हैं। ये कहकर वो रोने लगती है। इसके बाद निया हॉस्पिटल से घर चली जाती है। घर पर उसके डैड उसका वेट कर रहे थे। वो निया को कहते हैं कि बेटी, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, वो इसलिए कि मुझे लगा कि शायद ये तुम्हें बुरा लगेगा। उसके डैड उसकी माँ का आखिरी लेटर उसे पढ़ करके सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने निया की लंबी उम्र की दुआ की है और ये भी कि उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। उनका लेटर सुन करके वो इमोशनल हो जाती है और अपने डैड को गले से लगा लेती है। पर उस समय उसके डैड के पीछे उसकी माँ की आत्मा खड़ी थी, जो निया को कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर निया अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो फिर से अपनी माँ को देखती है। इस बार वो उसे दो बातें बताती है। पहला ये कि तुम रायली को मार दो, वो तकलीफ में है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। पर निया कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह कि तुम्हारे डैड नहीं है, उन सब ने तुम्हारे डैड का रूप ले लिया है, वो तुम्हें मार डालेंगे। जब निया अपनी माँ की आत्मा के साथ बात कर रही थी, तभी उसके कमरे को जोर जोर से कोई पीट रहा था। थोड़ी देर में वो कमरा टूट जाता है और उसके डैड अंदर आते हैं और निया पर हमला कर देते हैं। जब ये सब हो रहा था तो उसके डैड, जो असली डैड थे, वो अपने कमरे में थे। उन्हें एहसास होता है कि निया के कमरे में कुछ आवाज़ आ रही है। वो तुरंत निया के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि निया जमीन पर गिरी हुई है और उसका बदन अकड़ा हुआ है। वो निया के पास जाते हैं। निया के हाथ में एक कैंची थी। निया उस कैंची से अपने डैड के गले में मार देती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि निया जो भी महसूस कर रही थी वो सिर्फ वही देख पा रही थी, इसलिए असलियत में निया अपने आप को बचा रही थी। जब निया देखती है कि उसके डैड के गले से खून निकल रहा है तो वो घबरा जाती है, पर वो रुकती नहीं। वो अपने दोस्त जेड को कॉल करके हॉस्पिटल से अपने घर बुलाती है और खुद हॉस्पिटल चली जाती है। वहां जाकर के वो रायली को मारना चाहती थी, या ऐसे बोल सकते हैं कि आत्माएं रायली को निया के द्वारा मरवाना चाहती थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो जेड की माँ से मिलती है। थोड़ी देर उनसे बात होती है। वो निया को सॉरी बोलती है कि उसने निया को इन सब का जिम्मेदार माना। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। निया जब रायली के पास थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बुरी आत्मा वहां पर सोई हुई है। वो उस आत्मा को मार देना चाहती थी, क्योंकि वह आत्माएं रायली को ले जाने के लिए आई थी। निया चाकू उठाती है पर रुक जाती है। वो समझ जाती है कि ये है तो रायली ही। इधर जेड उसके घर पहुंच जाती है और उसके डैड को जख्मी देखती है। तो फिर वो अपनी माँ को कॉल करती है और पूछती है कि माँ, निया कहाँ है, और उससे बताती है कि माँ, वो खतरनाक है और एक एम्बुलेंस आप जल्दी से निया के घर पर भेजिए। ये सुनकर उसकी माँ तुरंत रायली के पास जाती है, पर रायली अपने कमरे में नहीं था। निया रायली को हॉस्पिटल से बाहर लेकर चली गई थी। उसे खोजते हुए जेड भी वहां पहुंच जाती है। निया रायली को जब लेके जा रही थी तो वो उसे रायली नहीं समझ रही थी। उसके लिए वो कोई बुरी आत्मा थी जो रायली को ले जाने के लिए आई थी और निया उसे बचाना चाहती थी।
तब उसे लगा कि रायली को बचाने का बस एक ही तरीका है। निया खुद एक कार के सामने आ जाती है और अपनी जान दे देती है। वो मर जाती है। मरने के बाद निया की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। पहले तो लगा कि वो मरी नहीं। वो हॉस्पिटल जाती है, देखती है कि रायली अब बिल्कुल ठीक हो गया है। वो अपने घर जाने के लिए रेडी है। वो अपने डैड को भी देखती है, जो अब ठीक है। वो उन्हें आवाज़ लगाती है, मगर वो कुछ भी सुन नहीं पाते, क्योंकि निया अब आत्मा बन चुकी थी। ये कहानी दोस्तों यहीं ख़त्म होती है, पर उस हाथ की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब ये हाथ के दूसरी तरफ कुछ और लोग थे, और हाथ के इस तरफ निया खुद बैठी हुई थी। दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।